हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे होंगे आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा था समझ में आया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया था। तो हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ लिए थे, मतलब जीरो ऑर्डर की जो केमिकल रिएक्शन होती थी उसको हमने पढ़ लिया था। अब उसका हम लोग समाकलित करेंगे। क्या करेंगे? समाकलन करेंगे कि ये कैसे होता है। तो हेडिंग क्या बनाइएगा? समाकलित वेग समीकरण। ये किसके लिए है? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए है। तो हेडिंग में रहेगा समाकलित समाकलित हेडिंग में क्या है? समाकलित वेग समीकरण। वेग समीकरण। ठीक। ये किसके लिए है? जीरो ऑर्डर के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, अगर इस प्रकार से हमारा कुछ रिएक्शन होता था, कुछ समीकरण होता था, तो हम लोग अभिक्रिया का वेग क्या लिखते थे? अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर आप लोगों को पता होगा, सिखाया गया था कि कैसे लिखा जाता है। तो अभिक्रिया का दर लिखते टाइम हम लोग क्या करते थे? आर इज इक्वल टू क्या करते थे? माइनस डी। क्योंकि जो रिएक्टेंट हमारा होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है। तो माइनस डी, बताओ ए होगा। ठीक। अपॉन में क्या होता था? डी टी। मतलब ये टाइम होता था ना। आपको याद होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे? औसत वेग पढ़े थे और उसके बाद ताक्षणिक वेग पढ़े थे। ठीक। तो ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसको हम लोग चलो समीकरण एक कर देते हैं। अब अगर यहाँ से मैं बोलूँ कि वेग नियम कैसे होता है, तो वेग दर और दर नियम दोनों चीजें अलग है। तो यहाँ पे दर नियम में क्या लिखेंगे? दर नियम में हम लोग क्या करते थे भाई? इसी प्रकार से होता था ना, इस प्रकार से होता था। तो इसको प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट आता था। तो यहाँ पे क्या हो जाता था? आर इज इक्वल टू के। और यही चीज रहेगा यहाँ पे जो रिएक्टेंट है आपका। ठीक। अभी हम लोग शून्य कोटि के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो लगा दीजिए। ये किसके लिए हो जा रहा है? शून्य कोटि के लिए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत था नहीं, ये सारी चीजें हम लोग जान चुके थे। और यहाँ पर भी बिल्कुल इसी प्रकार से होता था। ठीक। इस प्रकार से। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग क्या करते थे? के को लाते थे कांस्टेंट। के क्या है? वेग स्थिरांक है, कांस्टेंट है। तो इस पे ध्यान रखिएगा कि ये जो समीकरण होता है समाकलित, ये पूछा नहीं जाता। बस इसके जो लास्ट में फॉर्मूले निकलेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब ये रहा आपका समाकलित वेग समीकरण। ठीक। अब यहाँ तक तो चीजें समझ में आ रही है। जो मैथ वाले बच्चे होंगे उनको ये चीजें बहुत आसान लग रहा होगा, वो कर लेंगे। जो बायो वाले बच्चे होंगे बस उसको यहाँ तक याद रखिएगा, ये फॉर्मूला। इसको पूरा दिल पे नहीं लेना है कि हमको आ नहीं रहा है, ये क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। ये आपसे पूछा नहीं जाता। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होती है यहीं से पूछा जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो होता है यहाँ पे, अगर आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ये समाकलित में पढ़ते हुए हैं, ये छोटी सी चीजें है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे dt कुछ रहता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है? जल्दी से बताओ। t आ जाता है, d यहाँ का हट जाता है। और अगर इसी प्रकार d a होता है तो d हट जाएगा और a आ जाएगा। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपके लिए छोटी सी चीजें हैं, इन सबको ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ नहीं है। अब देखो, जब शुरुआत में जब टाइम जीरो रहा होगा तो हमारा जो भी रिएक्टेंट है वो भी जीरो रहा होगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वहां पे रिएक्टेंट भी बढ़ती गई। तो हमने यहाँ पे टी का मान रखा है, जीरो रखा है। ठीक। तो यहाँ से सारी चीजें फोकस बस इस पे करिएगा। मैथ वाले बच्चे जो होंगे, अगर उनको मन करेगा तो कैलकुलेशन यहाँ तक कर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बाकी आप चाहो तो छोड़ सकते हो। तो ए नॉट जो होता है, ए नॉट क्या होता है? प्रारंभिक वेग। ठीक। क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। और जो ए होता है वो शेष है ना, बचा हुआ। ठीक। आप बोल सकते हो ये होता है मात्रा, कह सकते हो, वेग मत को, इसको ज्यादा अच्छे से कहो, मात्रा ही कहो। प्रारंभिक मात्रा और शेष मात्रा किसका? रिएक्टेंट का। और टी तो जानते हो टाइम होता है। टी क्या होता है? टाइम होता है। तो आप चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, के इज इक्वल टू क्या होता है? प्रारंभिक प्रारंभिक मात्रा माइनस शेष मात्रा अपॉन में क्या हो जाएगा? समय। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया से पूछा जाता है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया से पूछा जाता है। द्वितीय और तृतीय से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है।
तो हमें बहुत ज्यादा चीजों पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान किस पे देना है, अपने जो फॉर्मूले लास्ट में आए हैं तो ये याद रखिएगा, यहाँ तक इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। अब ये रहा आपके पास क्वेश्चंस, ध्यान से देखो, इसी टाइप्स के आपके बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, दे रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का 80% पूर्ण होने में टाइम कितना लिया, 160 मिनट लगता है। ठीक, तो वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए, मतलब ये के की पूछ रहा है। तो अभी हम लोग देखे थे तो के इक्वल टू क्या होता था, ए नॉट, ठीक, माइनस ए, कुछ इस प्रकार से होता था। अपॉन में क्या होता था बताओ, टी होता था, टाइम होता था। अब आपको पता है ये प्रारंभिक है, ये शेष है, ये प्रारंभिक है, ये शेष है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ए नॉट क्या होता है, प्रारंभिक होता है। तो तुम्हें पता है कि कोई भी अगर हम अभिक्रिया ले रहे हैं, अभिकारक होगा तो शुरू में 100% रहा होगा, शुरू में क्या रहा होगा, 100%। तो मतलब है कि ये 100% रहा होगा, खत्म हो गया 160 मिनट में 80% खत्म होगा, तो बचा क्या, तो 100 में से 80 को माइनस कर दोगे तो तुम्हारा शेष आ जाएगा, बचा क्या, तो यहाँ से बचे हुए को निकालने के लिए तुम क्या कर दो, 100 में से 80 माइनस कर दो तो तुम्हारा 20 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ए जो है वो हमारा 20% अभी बचा हुआ है। परसेंटेज दिया रहेगा तो आप देखो परसेंटेज में रखो वैसे, और हमेशा एक चीज याद रखना कि जब ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना ऑब्जेक्टिव में, आपके आंसर भी रहते हैं, आंसर के अकॉर्डिंग आप देखना कि वो कैसा दिया है, उस हिसाब से आप कर लेना। कभी कभी हो सकता है कि परसेंटेज हटा देगा, डायरेक्ट 100-80 में कर देगा, तो वहां पे कुछ और आएगा, और अगर परसेंटेज में करेंगे तो कुछ और आएगा। बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है, खास मतलब नहीं है इसका। तो अगर हम लोग इसका लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करोगे, के इज इक्वल टू लिखोगे, ठीक, ऊपर क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, बोलो 100 लिखोगे, और नीचे में क्या लिखोगे, शेष कितना आ गया, 20 आ गया, शेष कितना आया, 20 आ गया, और टाइम कितना है तुम्हारा, 160 है, टाइम कितना है तुम्हारा, 160 है। अगर परसेंटेज में चाहो तो तुम परसेंटेज में लिख लो, परसेंटेज में नहीं लिखोगे तो देखो ऐसा कुछ और आता है, देख लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर दो तो वहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ये मिनट में हो गया। देखो ये एक आंसर तुम्हारा ये भी हो सकता है, अगर इस हिसाब से तुम्हारे दिए रहेंगे पेपर में तब। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि तुम सबको परसेंटेज में रखो, क्या करो, तुम दूसरा सबके परसेंटेज में रखो। तुम ध्यान देना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100% होगा, ठीक, और माइनस क्या रहेगा, 20% रहेगा, माइनस क्या रहेगा, 20% रहेगा। टाइम उसी तरह रहेगा, टाइम को कभी भी हावर्स में या मिनट में सेकंड में कुछ मत चेंज करना, जो जैसा है उसको वैसा ही रखना। फिर बराबर क्या कर दो, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 80% आएगा, क्या आ जाएगा, 80% आएगा, और नीचे क्या रखोगे, 160 टाइम। अब देखो मेरे भाई, जब यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज कोई चीज दिया रहता है तो वो 100% का होता है, वो क्या होता है, 100% का। कहने का मतलब है कि 80% दिया है, तो यहाँ पे इसके नीचे 100% हुआ होगा, क्या हुआ होगा, 100%। तो हम इसको लिखेंगे 80/100, और बटे में क्या लिखेंगे, 160। अब इतना छोटा वाला कैलकुलेशन तो आपको पता ही होता है कि ये क्या चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा और यहाँ पर जाएगा, तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा, अब बता सकते हो क्या आएगा, इसका जब आप गुणा कर दोगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, इस प्रकार से होगा। अब इसको इससे खत्म कर दोगे, इससे खत्म कर दोगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मतलब 200 आ जाएगा, और मिनट में आ जाएगा, ठीक, मिनट में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आंसर आएंगे, तो आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। अब इसका मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक तो पता ही होगा, तो वेग स्थिरांक आप लोग मात्रक भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या लिखोगे, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स में हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग मात्रक भी इसका लिख सकते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए रहेंगे। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आंसर इस प्रकार का दिया है तो आप इस प्रकार से करो, अगर इस प्रकार का दिया है तो इस प्रकार से करो, किसी भी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो, करने का तरीका वही है, ठीक। तो अब हम लोग हेडिंग बनाओ, अर्ध आयु काल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अर्ध आयु काल, हाफ टाइम पीरियड, किसका, जीरो ऑर्डर का, शून्य कोटि अभिक्रिया का हम लोग पढ़ेंगे, अर्ध आयु काल। अब अर्ध आयु काल में मतलब ये होता है कि इसमें टाइम क्या हो जाएगा, तुम्हारा आधा हो जाएगा, समय क्या हो जाता है, आधा हो जाएगा। ये उसी चीज की बात कर रहा है कि अगर हम लोग टाइम दे रहे हैं आधा, तो रिएक्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, ठीक, रिएक्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, तो इसका डिफिनीशन लिखिएगा। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है
कि वह समय अंतराल जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती हो, जिसमें अभिकारक की सांद्रता आधी रह जाती हो, मतलब शेष हमारा बचा जो रहेगा वो हाफ बचा रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे बोल देगा अर्ध में बचा है शेष, तो शेष में जो बचा रहेगा वहां पे तुम लिखोगे 20/2, क्योंकि वो आधा बचा है। तो इस प्रकार से आप समझिएगा कि अगर हमारा इस प्रकार से होता था k = A0 माइनस ए होता था। अब आपको पता है कि A0 और A है क्या, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जब हाफ होगा, मतलब शुरू में तो हमारा x रहा होगा, कोई भी रिएक्टेंट होता है तो शुरू में x रहा होगा, है ना। A0 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x को लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। A0 बराबर x लिख सकते हैं, और शेष ये जो बचा है, तो अगर मान लीजिए हम लोग टाइम दे रहे हैं तो वो बचा रह गया, जितना बचा रह गया x/2 यही बचा रहेगा। अब इसको यहाँ पे तुम इसके वैल्यू में इसको पुट कर दो, तो यहाँ पर आएगा क्या, k = x माइनस क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, आधा। टाइम क्या हो जाएगा, t का आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे टाइम आधा हो जाएगा। अब इसके आगे का कैलकुलेशन तो आता ही होगा, तो यहाँ पे होता है 2x, ठीक, 2x माइनस x अपॉन में कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, अपॉन में 2 हो जाएगा, और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम हाफ। टाइम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है, t हाफ है पूरे के, t क्या है, पूरे के हाफ है। अब आपको ये इतना पता होता है कि क्या हो जाएगा, तो x/2 t हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है, k की, तो आप लिखोगे कि k = क्या होता है, x/2 t हाफ, t हाफ हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। आपको यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे x क्या है, x क्या है, सांद्रता है, और 2 तो आपको पता है कि ये हाफ है टाइम, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हो। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे t निकाल सकते हो। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो हमें अगर t हाफ की वैल्यू निकालनी होगी तो इस प्रकार से निकाल सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा k, और मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है, इसको स्टार पॉइंट बना लेना। क्वेश्चन में अगर अर्ध टाइम पूछा जाएगा, अर्ध टाइम की गणना कीजिए, मतलब अर्ध आयु काल की गणना कीजिए, तो यहाँ से आप लोग निकालेंगे। पहले क्या निकालोगे, k निकालोगे, जिस प्रकार ये सब k आया है, फिर k की वैल्यू रखोगे और तुम्हारा ये टाइम आ जाएगा। हम लोग इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में रखे रहना ताकि तुम्हारे बाद में ये काम दे सके। तो यहाँ तक इसको नोट कर लो अच्छे से, कुछ और भी लिख लो। तो यहाँ पे बोला जाता है शून्य कोटि की अभिक्रिया अर्ध आयुकाल सांद्रता के समानुपाती होती है, तो नोट में लिख लेना, ठीक, नोट में लिख लेना, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक, समानुपाती होता है ना, ये याद रखिएगा। इसके कितना होता है, सांद्रता के, अर्ध आयुकाल सांद्रता के समानुपाती होता है। तुम चाहो तो अभिकारक हटा भी सकते हो, लेकिन कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x जो हमारा होता है तो वही तुम्हारा रिएक्टेंट होता था। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए काम देगा, तो इतना नोट कर लीजिए। अब ये रहे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। देखिए, कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलो। क्या दिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में 0.5 मोल लीटर से 0.2 मोल लीटर सांद्रता करने में, ठीक, वहां पे पर है तो वहां पे में कर लीजिएगा, 100 सेकेंड का समय लगा। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। मतलब के हमसे पूछ रहा है, तो क्या के बराबर क्या होता था, पता नहीं है क्या, A0 माइनस ए होता है अपॉन में t होता है। अब A0 कितना दिया है, शुरू में वो कितना रहा है, 0.5 रहा है, बाद में वो कितना हो गया, 0.2 हो गया। तो यहाँ पे A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.5, और A की वैल्यू क्या हो गया, 0.2 हो गया। टाइम पता ही है, रख दो यहाँ पे, ठीक, K = क्या हो जाएगा, 0.5
माइनस 0.2 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा और 100 आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तुम इसके आगे भी इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट ला दो। देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे। तो आप एग्जाम में देखना कि किस प्रकार का आंसर दिया, अगर दशमलव हटा दिया तो तुम भी दशमलव हटा दो, नहीं तो इस प्रकार से लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखोगे 0.3, ये इसको ऊपर ले जाओ, 100 को ऊपर ले जाओगे तो जानते हो कि ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा। मात्रक हमेशा के का भूलिएगा नहीं, के का जो मात्रक होता है मोल बटे लीटर में होता है ना, बोलो ये लीटर में होता है, और सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। तो इस प्रकार से भूलिएगा नहीं ये सारी चीजें। तो यहाँ तक। अब अगर आप लोग क्या करोगे, इसको दशमलव को जब हटाओगे तो यहाँ भी 10 से गुणा करोगे, यहाँ भी गुणा करोगे, तो हो जाएगा 3.10⁻³ आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आएगा, आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन में क्या दिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में 0.8 मोल लीटर 100 सेकेंड में 0.2 मोल लीटर सांद्रता समाप्त कर देता है। इसका वेग स्थिरांक व अर्ध आयु काल, मतलब इसने आपसे के भी पूछ लिया है और हाफ टाइम भी पूछ लिया है, और क्या पूछा है, हाफ टाइम भी इसको पूछ लिया है। कर तो सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे के में देखो शुरू में क्या दिया है, 0.8 दिया है, मतलब प्रारंभिक है। फिर उसके बाद माइनस कर दो वहां पे 0.2 से, टाइम कितना दे दिया है 100 दिया है, टाइम कितना दिया है 100 दिया है। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.6, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। दशमलव नहीं हटाना है, मत हटाओ बिल्कुल। फिर यहाँ पे क्या करोगे 0.6 गुणे 10 घाते माइनस क्या कर दो 2 कर दो, माइनस क्या कर दो 2 कर दो मोल लीटर, ठीक, सेकेंड इनवर्स, है ना। कुछ इस प्रकार का आपका आंसर आ जाएगा। फिर अब आपसे आप पूछ क्या रहा है, हाफ टाइम, अर्धकाल, ठीक, अर्ध आयुकाल। इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस डेटा अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 0.2 दिया है तो कुछ और हो जाएगा, बाकी इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग ये जानते थे कि टी हाफ बराबर क्या होता था, एक्स अपॉन में 2k हो जाता था। क्या हो जाता था, 2k हो जाता था। तो यहाँ तक तो कोई समस्या होगा नहीं ना। अब हमें क्या रखना है, वैल्यू रखो। x मतलब प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग यहाँ पर है 0.8 हो गया, 2 और k का वैल्यू आया है 0.6 माइनस 2 आ गया, ठीक, इस प्रकार से आया। अब जब इसको आप कट करोगे तो यहाँ से कट करोगे तो क्या ऊपर बचेगा 0.4 बचेगा, नीचे क्या बचेगा जल्दी बताओ, नीचे आपका क्या बचेगा 0.6 अपॉन इंटू 10 माइनस 2, इसके पावर में रहेगा। तुम जानते हो कि इसको और इजी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं, 2 से काट दो सबको, क्या करो 2 से जब सबको काटोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, बोलो 0.2 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, इंटू 10 के पावर माइनस 2 आ जाएगा, इंटू 10 के पावर माइनस क्या रहेगा 2 आ जाएगा, ठीक। तो आप जब इसको क्या करोगे 10 से गुणा कर सकते हो तो तुम दशमलव हटा सकते हो। तो इसका आंसर इस प्रकार भी आ सकता है 2/3 मतलब 3 गुणे 10 घाते 2 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार एक आंसर ये भी आएगा, एक आंसर आपका ये आएगा। तो मोस्टली जो आंसर देखा जाता है वो दशमलव में ही देखा गया है। तो आप लोग बहुत ज्यादा नहीं, अपने हिसाब से जिस प्रकार से तुम्हारा आंसर दिया रहेगा उस प्रकार से, क्योंकि ऑप्शन दिए रहते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तुम लोग कर लेना, ठीक। यहाँ तक नोट कर लो। अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में पूछा नहीं जाता, लेकिन पढ़ लो ताकि काम दे कभी। शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफ याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा। तो पहला किसके मध्य ग्राफ बनेगा, सांद्रता तथा वेग, सांद्रता तथा वेग के मध्य। जब हम लोग सांद्रता और वेग के मध्य बनाएंगे ग्राफ तब कैसा बनेगा, तो इस प्रकार से ग्राफ तुम्हारा बनता जाएगा। अब यहाँ पे तुम लोग देखे हो कि सांद्रता और वेग के मध्य क्या होता है, तो जितना तुम वेग बढ़ाओगे
क्या है, सांद्रता कर लो, यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, सांद्रता तुम बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सांद्रता पे तो निर्भर करता नहीं है, तो ये स्ट्रेट सीधा ये चलता जाएगा। बस इसको इस प्रकार से लिख लो, बाकी इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। यही होता था ना, k इज इक्वल टू a नॉट, ठीक, यही होता था। और वेग बराबर क्या हो जाता है, k हो जाता है, ये तुम्हारा सांद्रता ही है, ये चीज पूछा गया है। फिर दूसरा किसके मध्य है, अर्ध आयुकाल तथा सांद्रता के मध्य ग्राफ, दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा अर्ध, हाफ टाइम की बात कर रहा है, अर्ध आयु काल तथा सांद्रता के मध्य, सांद्रता के मध्य जब ये पूछेगा तब क्या होगा, ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक, क्योंकि जितना हम लोग क्या करेंगे, सांद्रता बढ़ाएंगे उतना टाइम बढ़ता जाएगा, जितना हम लोग टाइम बढ़ाते जाएंगे सांद्रता भी बढ़ती जाएगी। तो ये इस प्रकार से ग्राफ होता है, कुछ इस प्रकार से, देखो टाइम बढ़ रहा है, सांद्रता भी बढ़ जा रहा है ना, यहाँ पे इस प्रकार से तुम्हारा ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। तो बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना कि इसके साथ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे टी हाफ लिख लेना, और नीचे में क्या रहेगा, तुम्हारा सांद्रता रहेगा, नीचे क्या रहेगा, सांद्रता रहता है, बहुत ज्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना। तो ये ग्राफ यहाँ तक नोट कर लो, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हाफ टाइम होने लगता है ना, तो यहाँ तक ये ग्राफ हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो हेडिंग बनाना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जीरो कोटि का समझ में आया था, क्वेश्चंस भी देख लिए किस प्रकार से होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। अब जीरो कोटि की अभिक्रिया है, तो इसमें क्या होगा, आप इसमें बोलोगे कि वे अभिक्रियाएं, मतलब कि वो सारी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक की सांद्रता या अभिकारक के जो घात होते हैं वो क्या हो, उनका घातों का जब हम लोग योग करें तो 1 आए, प्रथम कोटि की है तो 1 आएगा, जीरो में क्या था, 0 था, तो यहाँ पे इसी प्रकार से इसका डिफिनीशन बनेगा। तो डिफिनीशन पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, अगर डिफिनीशन आपसे पूछता है तो उम्मीद है कि बना भी ले जाओगे डिफिनीशन, ठीक, डिफिनीशन लिखना इसका, ये रहा इसका डिफिनीशन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या बोला जाता है, वे अभिक्रियाएं जिनके वेग समीकरण में सांद्रता पद के घातों का योग, बताया था ना, उनके घातों का योग कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या फिर ये वाला भी डिफिनीशन लिख सकते हो, वह अभिक्रिया जिनका वेग समीकरण, सॉरी, वेग अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। इजी ये है, चाहिए आपको जो सही लगे उस प्रकार से लिख सकते हो। तो अगर मान लो मैं एग्जांपल के लिए समझाऊं, तो यहाँ पे ए है और वो उत्पाद में बन रहा है, ए प्रोडक्ट में जा रहा है, अगर आपसे आर की वैल्यू पूछ ली जाती है, मतलब लिखने का दर है ना, दर नियम, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक, सॉरी, आर इज इक्वल टू के हो जाता है, और ये ब्रैकेट में ए होता है, एक तुम्हारा क्या है, वही सांद्रता है, इस प्रकार से होगा। तो अब तुम्हें लिखना कैसे होगा, इसमें जब अगर पूछा जाएगा कि जो आपका ये रिएक्टेंट है, मतलब आर है, और वो पी में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या लिखोगे, सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, और यहाँ पे आर हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रिएक्टेंट की। अब यहाँ पे इसके घात पे 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम कोटि की है ना, तो 1 लगा दो। और आपको पता ही है कि जब हम लोग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हटाते हैं, समानुपाती दिया है, जब उसको हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं, तो इसको नोट कर लो यहाँ तक जल्दी से। अब ये नोट में ध्यान से पढ़ना, इसको नोट में दिया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक, ये किस पे निर्भर करता है, सभी सांद्रता पे निर्भर करता है, मतलब अभिकारक की जो सांद्रता होगी, सांद्रता बढ़ाने पर वेग बढ़ जाएगा, सांद्रता घटाने पे वेग कम हो जाएगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर एग्जाम्पल में क्या है, सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की होती है। अब आपका काम यही है कि रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं पढ़िएगा, कि रेडियो एक्टिव क्या होता है और उसकी अभिक्रियाएं क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे, और ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, जो एग्जाम्पल कई बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है और ये हो जाता है, ठीक, सॉरी, ये और ये जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जाते हैं, तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा।
अब अगर आपसे मात्रक इनका पूछा जाए तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मात्रक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मात्रक, ठीक, वही इकाई की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबका देखे थे तो यहाँ पे, तो अगर हम लोग देख रहे थे तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता था, मोल बटे लीटर होता था, ठीक, ब्रैकेट क्लोज कर दो, 1 माइनस उसके पावर में n होता है और सेकेंड इनवर्स होता है, क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। अब ये प्रथम कोटि की पूछी जा रही है तो प्रथम कोटि का मतलब हो गया n की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 रख दो, तो निकालोगे कैसे, मोल बटे लीटर, ठीक, सबके पावर में 1 माइनस 1 करोगे, सेकेंड इनवर्स कर दोगे, सेकेंड इनवर्स कर दोगे। अब तुम्हारा जो आएगा वो उस प्रकार से हो जाएगा, तो आप इस प्रकार से इसका भी लगा सकते हैं। अब देख लीजिएगा किस प्रकार से दिया जाता है, प्रथम कोटि के लिए पूछ रहा होगा तो आपको n की वैल्यू पता होगी कि n का मतलब यही होता है घातों का योग जो सांद्रता पे पड़ रहा है, ठीक, तो घात इस पे 1 आ रहा है क्योंकि हम लोग प्रथम कोटि के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 1 रखेंगे, जब द्वितीय कोटि का पढ़ेंगे तो यहाँ 2 और तृतीय का पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3, इसी प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से इसको, इतना जो भी पढ़ा समझ में आया। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चंस कुछ देखेंगे और कुछ आप लोग थोड़ा पढ़कर आइएगा ताकि आपको चीजें और भी बेहतर तरीके से इसको समझ में आ गए। प्रथम कोटि का जो था वो थोड़ा सा इजी था, यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लॉग आ जाता है, लॉग में कुछ वैल्यू हमें याद करनी पड़ती है, तो सारी चीजें मैथ वाले बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट नहीं होता है, बायो वाले बच्चों को थोड़ा सा, लेकिन कुछ चीजों को आपको रटना पड़ेगा। अब वहाँ पे लॉग की वैल्यू मतलब लॉग 1 का 2 का 3 का मान क्या होता है, इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बाकी सारी चीजें इजी है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आया होगा, तो आज के लिए थैंक यू।